क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुपर चकिया मिशन के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। तो फिर रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, किस मिशन में हुआ था? तो रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुपर चकिया मिशन से संबंधित थे। और इनका जन्म महावीर सिंह महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। तो 1818 में मुल्तान को जीता, 19 में कश्मीर को जीता और 34 में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। तो 1798 ईस्वी में जो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। वापस जाते समय जमान शाह की जो तोपें थी वो जो चिनाब नदी में गिर गई थी। तो रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उसी की सेवा के बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो फिर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर तत्काल अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया रणजीत सिंह को। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। तो फिर रणजीत सिंह ने क्या किया? 1805 ईस्वी में अमृतसर भंगी मिसल के हाथ में था और उसे 1805 ईस्वी में छीन लिया। तत्पश्चात बंगाल की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी अमृतसर हो गई। दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो किसने ये कहा था? ये रणजीत सिंह ने कहा था। तो रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, कुल देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँखों की रोशनी छीन ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। तो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने प्रदान किया था? अफगान अमीर शाह शुजा ने प्रदान किया था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। तो जो खड़क सिंह था उसको अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र दरबार में इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहरा सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु। तो दो दल कौन से हुए? दो दल, एक थे संधावालिया थे और एक थे डोगरा बंधु। एक थे संधावालिया थे और एक जो है डोगरा बंधु थे। एक से संधावालिया सरदार में चैत सिंह आते हैं, अतर सिंह, लहना सिंह और उसके भतीजे अजीत सिंह थे। और डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह थे, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलिया का युद्ध 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में अंग्रेजी सेना को, जो चिलियावाला का युद्ध था उसी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। युद्ध जो है चिलियावाला का युद्ध एनडे समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो दलीप सिंह क्या थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक उसने जो है 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। तो जो दिलीप सिंह थे वो जो है सिख धर्म को, अंतिम शासक दिलीप सिंह थे सिख साम्राज्य को, उन्होंने क्या किया? सिख धर्म को छोड़ दिया, ईसाई धर्म को अपना लिया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी
और उसकी यात्रा भी की थी। इनका निधन जो दलीप सिंह है, इनका निधन 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी जो दलीप सिंह है और इनका तो मृत्यु जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। तो 1849 ईस्वी में द्वितीय अंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विलय कर लिया गया। तो जो दूसरा अंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो 1849 में हुआ था। वो जो है इस युद्ध की समाप्ति में ही अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश शासन के विलय के बाद जो डलहौजी था वो 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। 3 लोगों की परिषद कौन थी इसे देख लेते हैं, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया और सर जॉन लॉरेंस है, ये हेनरी लॉरेंस है, ये जॉन लॉरेंस है, और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया गया जब पंजाब को विलय कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में 1849 में। तो वो कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था तो वहाँ उस समय गवर्नर वेरेलिस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ये युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर, तो हैदर अली के साथ कौन था? निजाम थे, हैदर अली के साथ मराठे भी थे, के साथ मिलकर अंग्रेजों के युद्ध के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली किसके साथ था? निजाम और मराठा तीनों एक साथ थे, मोर्चा बनाया। जुलाई 1789 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। तो 1789 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, कर्नल बेली था और कि अंग्रेजी जो पहले में तो वो हार गए थे लेकिन दूसरे में जीत गया था हैदर अली। तो दूसरे में जीत गए थे हैदर अली, कर्नल बेली के अधीन जो अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लिलुर नामक स्थान पर हराया था। इसी समय टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लिलुर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। तो 1781 में हैदर अली का सामना किसके से हुआ? तो अंग्रेज जनरल थे आयरकूट से हुआ। तो आयरकूट से ही हैदर अली और एक तरफ हैदर अली दूसरी तरफ आयरकूट, इन दोनों के बीच में पोर्टोनो 1 जुलाई 1781 को पोर्टोनोवो की संधि हुई और यह पुल्लिलुर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। और पोर्टोनोवो 1 जुलाई 1781 में पुल्लिलुर और सोलिंगुर के हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1784 में मंगलौर की संधि के साथ हुई और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। तो फ्रांस और मैसूर की मैत्री का जो प्रतीक है स्वतंत्रता का वृक्ष कौन रोपा था? ये जो टीपू सुल्तान ने रोपा था। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में।
टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुतनिया को आधुनिक इस्तांबुल को कहते हैं, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस था, तो तीसरे में कौन था? कार्नवालिस था। और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। एक तरफ कार्नवालिस था, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान थी तीसरे वाले में। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। चौथे में क्या हुआ? टीपू सुल्तान मर गए। 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इनके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। जो बचे हुए इनके जो परिवार के सदस्य थे उनको वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो चौथे में कौन था? चौथे में थे वेलेजली और स्टुअर्ट अंग्रेजी सेना की तरफ से, और तीसरे में थे कॉर्नवालिस। चौथे में थे वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। तो मैसूर जीत लिया था। मैसूर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर को जीत लिया था अंग्रेजों ने। तो उसकी जीतने की खुशी में जो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने, आयरलैंड मतलब लंदन ब्रिटेन साइड में, तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली जो थे, यहाँ वेलेजली और स्टुअर्ट दोनों थे ना, तो वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। तो मार्क्विस की उपाधि कब प्रदान की थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जीत की खुशी में। फिर उसके बाद है युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। तो जब मैसूर जीत लिया तो उन्होंने अडयार वंश का एक बालक था कृष्णराज, उसने बैठा दिया तथा कनारा कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। तो कनारा कोयम्बटूर श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी तक थी। ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण कराया, मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड साम्ब्रे थे। एक यूरोपीय थे इनके पति, वाल्टर रेनहार्ड साम्ब्रे थे इनका नाम था, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। साम्ब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरथाना की जागीर प्रदान की थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जो साम्ब्रे थे, वाल्टर रेनहार्ड साम्ब्रे जो बेगम समरू के पति थे, उनको जो है बंगाल के नवाब नवाज खां ने क्या किया था कि सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्त खां को हराया था। इस हराने की प्रमुख भूमिका के कारण उनको सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय, इनके इम्पोर्टेंट जो नोट्स उन्हें देख लेते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। तो क्लाइव के समय में असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया। तो असैनिक सुधार कौन से थे? क्लाइव ने क्या किया? उपहार लेना मना कर दिया, निजी व्यापार बंद कर दिया। और क्लाइव ने जो है आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया, लेकिन आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। और सैनिक सुधार के अंतर्गत क्या था? क्लाइव ने आज्ञा दी थी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। ये था सैनिक सुधार। सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जा रहा था वो बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। उन्हीं को ही ये भत्ता मिलता था, दोहरा भत्ता।
तो ये था क्लाइव के बारे में। फिर यहाँ देख लेते हैं अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स, ये बोला क्लाइव का था। अब हेस्टिंग्स पे आ जाते हैं। हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन, तो बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग्स के समय में। हेस्टिंग के समय में हुआ था 1772 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार। यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसके समय में हुई? बंगाल में द्वैत शासन समाप्ति की घोषणा जो है हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। तो यहाँ पे बंगाल के में द्वैत शासन की घोषणा समाप्त हुई हेस्टिंग्स के समय में। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। तो राजकीय कोषागार थे, उनका स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। तो जो राजस्व सुधार है उनको व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट को देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। तो जब बंगाल में पहली बार किसकी स्थापना की गई? कॉलेजिस्ट सरकार की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। एक अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। तो अध्यक्ष हैं उनको जो है गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्यों के प्रावधान किए गए थे। तो जो अध्यक्ष होता था उसको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वारेन हेस्टिंग्स थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 में था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय वहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी नीति इससे वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति से कौन संबंधित था? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स संबंधित थे। वेलेजली दोनों जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति से संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, जो 1788 ईस्वी में 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थीं। पहला है कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 ईस्वी। फिर चौथा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1935 तक। यहाँ पर देख लेते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर के 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति यहाँ पे है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी तक। बराबर के संघ की नीति
और 1935 से 1947 तक बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक की जो है 5 जो है ब्रिटिश प्रमुख नीतियाँ थी 1 2 3 4 5। पहला ब्रिटिश रियायतों जो रियासत है उनकी से समानता के लिए संघर्ष, दूसरा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, तीसरा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, चौथा अधीनस्थ संघ की नीति, पांचवा है बराबर के संघ की नीति। फिर आगे देखते हैं दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। फिर उसके बाद शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। तो जिसकी शक्ति थी किसके हाथ में थी? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियों और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 1792 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय काजी व मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। तो कानून की विशेषता का नियम किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो कॉर्नवालिस न्यायिक सुधार किया था 1793 ईस्वी तक, उसे अंतिम रूप देकर उसका नाम क्या दिया? कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। जो कॉर्नवालिस संहिता थी उसको जो है इसमें जो इसका सिद्धांत था प्रसिद्ध, यह सुधार जो प्रसिद्ध सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। कॉर्नवालिस की संहिता कॉर्नवालिस की है। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गईं। तो जो कलेक्टर के पास न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ थी वो ले ली गईं। उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गईं। तो कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो जो प्रसंविधाबद्ध जो सिविल सेवा लोक सेवा है वो उनका प्रारंभ किसके समय में हुआ? कॉर्नवालिस के समय में किया गया। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहाँ पर इसकी कब्र स्थित है। तो गाजीपुर में किसकी कब्र स्थित है? कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य तो लॉर्ड वेलेस्ली की यहाँ पे है लॉर्ड वेलेस्ली। तो कहाँ के? हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। तो सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। 1798 में हैदराबाद राज्य था। बसिन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। तो बसिन की संधि कब हुआ था? 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी सहायक संधि उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली।
इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिकों पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वायदा किया। 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वायदा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। फिर लॉर्ड वेलेस्ली की देख लेते हैं। 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन ये राजनैतिक परिधि के अंतर्गत लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, पर क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो डुप्ले कौन था? प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। फिर उसके बाद वेलेस्ली आते हैं। फिर अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। डुप्ले वाली जो प्रणाली थी वह अंग्रेजों ने भी अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई। जो प्रथम सहायक संधि किससे की गई थी? 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सेनाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशेष रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में 1798 तथा 1800 में हैदराबाद, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, अवध 1801 में, पेशावर 1802 में और बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। तो ये क्रम पूछता है कि सबसे पहले कौन सा हो, तो हैदराबाद 1798 में हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में, फिर अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802 में, फिर 1803 में बरार के भोसले, फिर सिंधिया 1804 में, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, फिर मछेरी, फिर बूंदी, फिर भरतपुर। तो ये जो है सहायक संधि थी से तहत हुई। तो ये 1, 2, 3। तो पहला स्थान हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, छठा बरार, सातवां सिंधिया, आठवां जोधपुर, नौवां जयपुर, 10वां मछेरी, 11वां बूंदी और 12वां भरतपुर। फिलहाल विलियम बेंटिंग को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1802 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, समाप्त करने में प्रभावकारी प्रयत्न किया था। सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उन्होंने सती प्रथा खत्म किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बालिका शिशुवध को खत्म किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी समाप्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने एक ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा और तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यदि वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी।
विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। तो बेंटिंक का नाम किस कारण से याद किया जाता है? सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ये था 1833 में विलियम बेंटिंक ने बने थे। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। तो ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसने नियुक्त किया गया? कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया विलियम बेंटिंक ने। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठग को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1500 को बंदी बनाया गया, अनेक को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1700 तो यहाँ पे क्या है, 1837 ईस्वी में संगठित के पश्चात असंगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी तथा एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध घोषित किया गया दासता को 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। तो दासता को अपराध घोषित किया गया आईपीसी में 1860 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल कॉल 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल कॉल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ। सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कैसे समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लिखितबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। तो 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।